में दैट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ 2-3 एलिमेंट्स। क्या हो गया? 2-3 एलिमेंट्स का मिक्सचर हो गया, ठीक है, उसी को अलाउ करते हैं। अलाउ is a mixture of metals created by combining different metals elements। ठीक है ना, यही चीज कही गई। मैंने भी कहा कि 2 or more than 2, ठीक है। डिफरेंट मेटल्स एलिमेंट्स क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को, और ज्वाइन करने के बाद में जो भी बनता है उसको क्या कहेंगे? एलाय। और इसको दूसरे टाइप से कह सकते हैं कि इट इज अ होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन। कैसा है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब ये है, सपोज कर लीजिए ये पेन है, पेन को आप यहां से काटें, चाहे आप यहां से काटें, यहां से काटने के बाद आप मेटल को निकालें या कौन कौन सी चीजों से जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है, ठीक है, उसको आप फाइंड आउट करें। तो जो रेशियो यहाँ पे होगा वही रेशियो यहाँ पे होगा। होमोजीनियस का मतलब एक जैसा। ऐसा नहीं कि आपका आयरन का और कार्बन का आपने बनाया और तो कहीं पर कार्बन ज्यादा, कहीं पर आयरन ज्यादा, कहीं पर कार्बन ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। पूरे में एक जैसा, उसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ वन मेटल और नॉन मेटल डिजॉल्व इन एंड अदर मेटल्स। अब ये कोई जरूरी नहीं कि सर जो है कि दोनों क्या मेटल ही होंगे। मे बी पॉसिबल कि बोथ कैन बी मेटल, और इट मे बी पॉसिबल कि एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, राइट? एनी प्रॉब्लम? दूसरा क्या कहता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट देयर पोजीशन इन देयर क्रिस्टल लैटिस एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलरली इन एटॉमिक साइज। तो ये डी ब्लॉक में ये ऐसा क्यों होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही एलाय क्यों बनाते हैं? उसका मेन रीजन क्या होता है कि इनका जो क्रिस्टल लैटिस होता है उनमें साइज कैसा होता है? लगभग एक जैसा होता है। तो क्रिस्टल लैटिस क्या कर जाता है? मैच कर जाता है आपस में, और मैच की वजह से ये कांड हो जाता है, राइट ना? अब इसमें कुछ चीजें दी गई हैं। नंबर 1 तो साइज ऑफ एटम्स, ठीक है। ये एलाय फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो साइज कैसा होना चाहिए? एलायस आर यूजुअली फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ द मेटल्स इन्वॉल्व्ड हैव सिमिलर साइज। एलाय फॉर्मेशन के लिए साइज कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। विद इन अबाउट 50% ऑफ ईच अदर। अगर थोड़ा बहुत कम बढ़ है, मान लीजिए किसी का साइज 100 है तो दूसरे का कितना हो जाए? 115 हो सकता है, या दूसरे का कितना हो सकता है? 85 तक हो सकता है। तो कहता है 15 जो है 15% ऑफ ईच अदर, इतना तो चल जाएगा। इतना कम बढ़ हुआ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा होगा तो नहीं होगा। दिस अलाउज द एटम्स टू मिक्स वेल। और इससे क्या होगा? ये आपस में मिक्स हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया? पॉइंट्स नहीं। दूसरा कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट देयर पोजीशन इन देयर क्रिस्टल लैटिस एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर इन एटॉमिक साइज। यही चीज ऊपर कही गई। डी ब्लॉक में जो साइज होता है वो लगभग क्या होता है? इस रेशियो को पार कर लेते हैं। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन मेटल्स फाउंड इन द मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल इजीली फॉर्म एलायस बिकॉज दे हैव सिमिलर एटॉमिक साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज। इनकी जो मोस्ट ऑफ साइज है दैट इज अबाउट टू सिमिलर,
ठीक है। और अदर प्रॉपर्टीज भी कैसी होती है, लगभग सिमिलर होती है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें, इनका बॉइलिंग पॉइंट देखें, तो वो लगभग कैसा होता है, इक्वल होता है, राइट। इक्वल नहीं कहेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर होता है। अब एलाय जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 फेरस एलाय और नंबर 2 नॉन फेरस एलाइज। फेरस एलाइज कौन से होते हैं, जो जिसमें फेरस होता है। क्या होता है, फेरस। इसका मतलब क्या है कि जिसमें आयरन होगा, उसको क्या कहेंगे, फेरस एलाइज कहेंगे। और जिसमें फेरस नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे, नॉन फेरस एलाइज कहेंगे, राइट। समझ गए। देखो भाई, दूसरी बात, फेरस एलाइज में क्या है, दीज एलाइज आर दैट कंटेन आयरन, यही चीज है, ठीक है, क्लियर है। कॉमन फेरस एलाइज इंक्लूड स्टील, स्टील आती है, स्टील कैसे बनती है अभी आप पहले जान चुके हो, एंड स्टेनलेस स्टील, मिक्सिंग आयरन विद मेटल्स लाइक क्रोमियम। एक स्टील होती है और एक कैसी होती है, स्टेनलेस स्टील होती है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की जगह पे क्या होता है, क्रोमियम हो सकता है, या फिर वेनेडियम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, मोलिब्डेनम हो सकता है, एंड मैग्नीज हो सकता है। अब मुझे बताओ, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या ये दोनों ही जो हैं क्या आएंगे, डी ब्लॉक के ही तो हैं सारे, बोलो। वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम एंड मैग्नीज, क्रोमियम, दीज ऑल आर डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में। और किसमें मिक्सअप हो रहे हैं, आयरन में। स्टेनलेस स्टील दो चीजें हैं, एक स्टील होती है, एक स्टेनलेस स्टील होती है। स्टेनलेस स्टील में कार्बन की जगह क्या होता है, मतलब स्टील में जो जनरल स्टील होती है उसमें कार्बन और आयरन के साथ में कार्बन, वो इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है। लेकिन इसको एलाय भी कहेंगे। दूसरा स्टेनलेस स्टील, आज समझ गए होंगे आप क्या होती है, राइट। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि उसमें जो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जो जंग आ जाती है, कोरोजन होता है, वो कोरोजन पावर उसकी खत्म हो जाती, कोरोजन नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता है, ठीक है। और नॉन फेरस एलाइज समझ गए ना, दीज आर एलाइज मेड विद ट्रांजिशन मेटल्स एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें क्या होगा, एक ट्रांजिशन मेटल होगा और एक नॉन ट्रांजिशन मेटल होगा। आप कहोगे सर कुछ एग्जाम्पल दे दो, तो इसमें एक है ब्रास, कौन सा है, ब्रास। ब्रास में एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट और जिंक डी ब्लॉक का है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। बोलो, अरे बोलो। एक और है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मॉडल तो सुना ही होगा, वो ब्रॉन्ज से ही बना होता है, इसीलिए ब्रॉन्ज मॉडल कहते हैं उसको। एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, ब्रॉन्ज बन जाएगा। और अगर हमने क्या कर दिया, कॉपर के साथ में जिंक मिला दी तो ब्रॉस बन जाएगा। एक जर्मन होता है, उसमें क्या होता है, कॉपर और निकिल। तीसरा क्या होता है, सिल्वर, सिल्वर में कॉपर, निकिल एंड जेडन, ये हो गया सिल्वर। सिल्वर वैसे तो चांदी के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे आपके कुकर आते हैं तो इसका दूसरा
नाम भी और कहते हैं, इसको कहते हैं लोग एल्युमिनियम का या कुछ और कहते हैं, तो वो इस टाइप से मिलकर के बनता है। चलो ठीक है, तो ये एलॉय फॉर्मेशन हो गया। इतनी चीज़ें आपको समझ में मुझे लगता है आ गई, बोलो हाँ या ना। अब ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी जो आपको सिलेबस में था, डी ब्लॉक की ये प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो गई जो सिलेबस में है। और इनसे रिगार्डेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं थोड़े से आपको कराऊंगा, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अब एक और तरीका है यहाँ पर, नेक्स्ट और है इसमें भी डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में थोड़ा सा और बचता है। ये बचता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। इन दोनों के आपको नेम पता होना चाहिए, इसका फार्मूला पता होना चाहिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, राइट। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? किसी कोई दिक्कत है बोलो, अगर हो तो बताओ, मुझे लगता होगा नहीं। अब इनकी कुछ हमें क्या पढ़ी, प्रिपरेशन पढ़नी पड़ेगी, कैसे ये बनते हैं, इससे कैसे बोर्ड में आता है कि कैसे प्रिपेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ रिएक्शंस फॉर्म में भी आ जाते हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टीज भी आ जाती कि इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, कब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड का काम करेगा, कब ये, और किसको किसको ऑक्सीडाइज ये कर सकता है। तो इसमें लिखा है बोथ आर वर्क्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे है ये दोनों ही, कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और यहाँ लिखा है K2Cr2 कैसे कलर में होता है, ऑरेंज इन कलर। इसका कलर कैसा होता है K2Cr2 का, ऑरेंज। एंड Cr इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 6। अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब होगा जब उसका सेंट्रल मेटल विल बी इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर उसमें जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अवेलेबल है तो देन क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो वही कह रहा है कि K2Cr2O7 में K2Cr2O7 में क्या हो जाएगा कि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज 6। पोटेशियम परमैंगनेट पर्पलिश इन कलर, कैसा कलर में होता है, पर्पल कलर में होता है। आप केमिस्ट्री लैब में पोटेशियम परमैंगनेट से क्या करेंगे, टाइट्रेशन भी करेंगे। 11th में भी शायद कुछ सीखा हो आपने, हो सकता है, तो ये टाइट्रेशन का भी आप प्रैक्टिकल में करेंगे लैब में, तो पोटेशियम परमैंगनेट आपको मिलेगा KMnO4, राइट। एंड Mn इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 7, और इसीलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भैया, इसको भी सीख लो, समझ लो, वैसे मैंने बता तो दिया। दीज केमिकल विच ऑक्सीडाइज द अदर्स एंड गेट रिड्यूस इटसेल्फ, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे और अपने आप से रिड्यूस हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, आप कहोगे सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? अभी मैंने बताया था ऊपर, इन विच सेंट्रल आइटम इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट विल बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को, थोड़ी सी समझ पा रहे हो नहीं? अब हम बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की। पोटेशियम डाइक्रोमेट वही है क्या, फार्मूला आपको पता है, केमिकल कंपाउंड है
कैसे कलर का है, ब्राइट ऑरेंज क्रिस्टल में मिलता है। K2Cr2O7 का अगर आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए तो एक तो कलर आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। फिर कहता है इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री लाइक लेदर एंड टैनिंग इन लैबोरेटरीज एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहाँ यूज होता है इसका? एक तो इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कौन सी इंडस्ट्रीज में? लेदर टैनिंग, लेदर को जब टैनिंग के लिए इसको यूज किया जाता है तो इसी का यूज किया जाता है। किसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। दूसरा, एंड इन लैबोरेटरीज एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर है? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और केमिकल्स दैट कैन इजीली एड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस। क्या कर दे? ऑक्सीजन को ऐड कर ले। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर CH2 लिखना ठीक रहेगा? चलो, नहीं रहेगा। कोई कह रहा है नहीं रहेगा सर लिखना सही। तो हमने कहा CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहां क्या हो गया? CH3। बोलो, अब अगर हम इसमें क्या करें, O2 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा? OH। और कुछ यार गड़बड़ हो गई बात। हाँ, ये इधर नहीं आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा C2H6। राइट ना? तो ये क्या बन गया? ये एसिड बन गया। मतलब यहाँ बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा अभी और अच्छा करके कर सकते हो, लिख सकते हो। चलो और अच्छा करके लिख लो। CH3 है, ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीजन ऐड हुआ तो आप कहोगे सर ये C2H6 हो गया, और यहाँ पर कार्बन थी, ये डबल बॉन्ड O और OH हो गया। राइट? ये क्या हो गया? अब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई नहीं हुई मेरे प्यारे? बोलो। और यहाँ पर एक गलती और कर दी। क्या कर दी? 5 होगा यहाँ पर, C2H5, क्योंकि एक H OH के साथ में। राइट? तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ। क्या करता है? इजिली ऐड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंस। और क्या करता है? रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम देम। हाइड्रोजन को रिमूव भी कर सकता है। ये सब पता होगा। विच मेक्स देम यूजफुल इन मैनी केमिकल रिएक्शंस, जो बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस में इसको यूजफुल रहता है। दूसरा अब क्या पढ़ेंगे, इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जनरल चीजें हुई, वो तो आप समझ गए होंगे। प्रिपरेशन क्या होता है? नंबर 1 किससे करेंगे? फ्रॉम क्रोमाइट ओर। कई बार एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमाइट ओर, केमिकल फॉर्मूला कौन सा होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। वैसे तो पीछे 10th क्लास तक की ये चीजें हैं, लेकिन इधर भी 12th में भी कई बार पूछ लिया जाता है। दैट इज वेरी इजी, और ये फिर बच्चे इसको भुला लेते हैं, तो इसलिए इसको आपको याद होना चाहिए। बहुत इजी है। FeCr2O4, ये होता है क्रोमाइट ओर। अब क्रोमाइट ओर से क्या करते हैं इसमें? द प्रोसेस बिगिंस विद ए मिनरल कॉल्ड क्रोमाइट ओर।
इसका बनाने का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? क्रोमाइट ओर से होता है, कंप्लीटेड विथ 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में होता है ये? 3 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CrO4, राइट? क्या? सोडियम क्रोमेट। समझ गए? अब सोडियम क्रोमेट से कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे भाई? जो क्रोमाइट ओर है Fe2Cr2O4, ये हमने ले लिया, बोलो, इसको हमने हीट कर दिया, गर्म कर लिया। किसके साथ में? प्रेजेंस ऑफ एयर के साथ में। किसके साथ में? एयर के साथ में, ठीक है। Na2CO3 से सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा दी, किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। इसका मतलब हीट कर लिया इसको। वही लिखा है कि द क्रोमेट ओर इज हीटेड और फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट। किसके साथ रिएक्शन की गई? फ्यूज्ड का मतलब है हीट किया गया। हीटेड का मतलब, फ्यूज्ड का मतलब गर्म किया गया। गर्म करके कहते नहीं सब तुमने फ्यूज कर दिया, मुझे दिमाग गर्म कर दिया, कुछ उल्टी सीधी बात की तो बोले हम फ्यूज हो गए, इसलिए अब चुपचाप बैठो। होता नहीं है ऐसा। तो वही फ्यूज्ड का मतलब क्या हो गया? हीटेड। सोडियम कार्बोनेट ए टाइप ऑफ साल्ट। सोडियम कार्बोनेट क्या है? एक टाइप का साल्ट है, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन। एयर क्यों कहा गया? एयर में मतलब स्पेशली फॉर बी रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन, ठीक है। दिस प्रोड्यूसेस सोडियम क्रोमेट। ये क्या बनाता है? सोडियम क्रोमेट बनाता है। Na2CrO4 क्रोमेट बन गया, सोडियम क्रोमेट बन गया। विच इज एलोइस इन कलर। कई बार होता है कि कलर किस टाइप का होता है? along with some other बाई प्रोडक्ट्स लाइक आयरन ऑक्साइड। इसमें क्या बन गया? देखो बाई प्रोडक्ट में Fe2O3 बन गया, बाई प्रोडक्ट बन गया। दूसरा क्या बन गया? एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द CO2। मेरे ख्याल से आप रिएक्शन को समझ पाए होंगे, हाँ या ना? कई बुक्स में दूसरे टाइप से भी रिएक्शन ऐसे लिखी रहती है। ये भी हमने अगर मान लीजिए Na2CO3 नहीं लिया तो इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं? NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्रोमेट ओर इज हीटेड और फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट, या फिर और यहाँ पे और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके साथ में भी इसको बनाया जा सकता है और प्रोडक्ट विल बी, यहाँ पर क्या होगा? CO2 नहीं होगा क्योंकि CO2 तो है ही नहीं इसमें। इसमें CO2 किसकी? इसकी वजह से निकल रहा है, बस इसमें नहीं है क्योंकि CO2 है नहीं। NaOH है तो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा, यहाँ पर वाटर मिलेगा। क्या रिएक्शन समझ आई? बोलो। अब हम यहीं पे नहीं छोड़ेंगे आपको, होने दो। दूसरा क्या है? कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। अब जब हमें सोडियम क्रोमेट बन गया, क्या बन गया? ये आपका सोडियम क्रोमेट बन गया था। अब सोडियम क्रोमेट किस में कन्वर्ट हो रहा है?
सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2Cr2O7, राइट? समझ रहे हो? ये कैसे बनता है? द सोडियम डाइक्रोमेट इज देन, जो सोडियम क्रोमेट है, ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। किसके साथ में ट्रीट किया जाता है? इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी? और जब H2SO4 के साथ में कराई जाएगी तो कन्वर्ट्स इनटू सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 में कन्वर्ट हो जाता है और हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगा, सोडियम सल्फेट और वाटर मिल जाएगा। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड में कहता है, तीसरा जो है, कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब जो सोडियम डाइक्रोमेट है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट में इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, आप कहोगे सर सोडियम पोटेशियम एक जैसा है, हमने क्यों सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम डाइक्रोमेट में चेंज किया, क्यों कन्वर्ट करना है? रीजन क्या है? उसके कैरेक्टर्स थोड़े, इसके प्रिपरेशन पढ़ ले, फिर पढ़ते हैं। इसमें कहता है, सिंस पोटेशियम डाइक्रोमेट इज लेस सॉल्युबल। पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है? कम सॉल्युबल होता है इन वाटर देन सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सॉल्युबल in the comparison of पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस वजह से क्या करना है? हमें इसे चेंज करना है। एडिंग पोटेशियम क्लोराइड, इसमें क्या करेंगे हम? पोटेशियम क्लोराइड KCl को ऐड कर देंगे, ठीक है ना? ये था, इसमें KCl ऐड कर दिया टू द सोडियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन causes द पोटेशियम डाइक्रोमेट टू क्रिस्टलाइज आउट। और क्या बन गया? ये K2Cr2O7 बन गया। और क्या, सोडियम ने क्या, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लिया। इसमें एक चीज ध्यान रखने की चीज है, कहता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज लेस सॉल्युबल, और ये लेस सॉल्युबल है, इस वजह से क्या होता है? क्या बन जाता है? ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज होने के बाद में इसको क्या किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट का बाहर निकाल दिया। तो जब ऑरेंज पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल्स आर कलेक्टेड बाय फिल्टरिंग देम आउट ऑफ द सॉल्यूशन, उनको फिल्टर कर लिया जाता है, ठीक है? रिएक्शन ये है। नोट आपको एक ये है कि इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि K2Cr2O7 इज यूज्ड इन टाइट्रेशन बट नॉट Na2Cr2O7। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भैया आप तो बहुत बार बार इधर उधर घूम रही हूँ। K2Cr2O7 is used in titration but not Na2 due to Na2Cr2 is hydroscopic। हाइड्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइड्रोस्कोपिक दो सब्सटेंस विच रिएक्ट विद द वाटर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेरिक वाटर होता है, जो वाटर वेपर्स फाउंड इन द एयर, उनसे बहुत जल्दी क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेता है। और जब रिएक्शन कर लेता है तो क्या होता है? एब्जॉर्ब, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। वही मैंने कहा ना, H2O को एब्जॉर्ब कर लिया। ड्यू टू विच करेक्ट एस्टीमेट कैन नॉट बी डन। फिर करेक्ट एस्टीमेट नहीं हो पाएगा, जो टाइट्रेशन वो सही नहीं आ पाएगा, इसलिए क्रोमेट आइंस LOCrO4 2 नेगेटिव, और क्या हो जाएगा? डाइक्रोमेट आइंस ऑरेंज Cr2O7। ये जो है दूसरी चीज बताई गई है। फिलहाल ये चीज आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है। हाँ ठीक है, अब इंग्लिश का है तो आप इंग्लिश पढ़ो। बताओ, व्हाट इज गोइंग ऑन?
फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन हो गया था। ये आपका सारा कुछ मैंने बता दिया था, आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि किस टाइप की रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तो किस टाइप का कलर आपको शोन होगा। ठीक है, बता दिया था शायद मैंने कि जैसे अगर मान लीजिए ऑरेंज लाइट अगर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी, ऑरेंज, तो कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू दिखेगा। अगर ब्लू रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है तो कौन सा कलर दिखेगा, ऑरेंज। सेम टाइप से मैंने रेड और ग्रीन का भी बताया था, अगर रेड एब्जॉर्ब हो रहा है तो ग्रीन दिखेगा, बताया था नहीं। तो इस टाइप से ये सारे आपको ट्रेंड्स हो गए थे। क्यों ये कलर शोन होते हैं, ये भी सारी चीजें हो गई थी मेरे ख्याल से। अगर मान लीजिए पर्पल है, ये पर्पल कलर है, कौन सा, ये देखो सारा कुछ है इस डायग्राम में, ये सारा कुछ है, जस्ट उसके अपोजिट पूरा सब कुछ मैंने बना दिया है। और जो एनसीईआरटी में दिया है वो केवल जो 3 डार्क निशान बने, जो एरो बने, वो होगा। बाकी हमने सारा आपको बना दिया, बता दिया। इतनी दूर क्यों बैठे हो, दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, तो कलर की बात ये होगी। कलर के बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्ट आर द कैटालिस्ट। क्यों कैटालिस्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन को लेने की डी में उनका डी सेल होता है, डी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स का जा सकता है, वो इजीली जा सकता है और आ भी सकता है, राइट ना। तो इस वजह से तो कुछ रीजंस हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब सर रीजन कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करता है? तो सबसे पहला रीजन क्या है, दे शो वेरिएबल बैलेंसी। सबसे पहले तो है क्या है इनकी, शो वेरिएबल बैलेंसी। बैलेंसीज कितनी है, कोई एक नहीं है, वेरिएबल बैलेंसी है। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस टाइप से ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, आपने किया होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या होता है, कैसे वेरिएबल होता है, मैंने जब ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था तो उस समय आपको समझाया था कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैक्सिमम कैसे होती है और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, मैंने बताया था। विच अलाउज देम टू इजीली गेट और लूज द इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन और वेरिएबल बैलेंसीज। तो जब रिएक्शन होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर लेते हैं और गेन भी कर लेते हैं। दिस फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प देम पार्टिसिपेट इन वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस में इनको यूज किया जाता है। नंबर 1 नेक्स्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना वो वैकेंट होते हैं, और वैकेंट होने की वजह से ये क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड बना सकते हैं उनसे डी ऑर्बिटल से। कैसे बनेंगे वो एफ ब्लॉक, वो सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे उसमें। चलो ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एब्जॉर्ब गैसेस और रिएक्टेंट्स। अच्छा, डी ब्लॉक में एक खासियत ये होती है कि इनके अंदर कैपेसिटी होती है कि दे एब्जॉर्ब गैसेस और मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर फाउंड इन द गैसियस स्टेट और रिएक्टेंट्स ऑन देयर सरफेस एंड हेंस दे प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर रिएक्शंस। सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैटालिस्ट के आर देयर आर गिवन सम, vanadium oxide. Vanadium oxide is used in the contact process to make sulfuric acid. ये जब क्या करते हैं, जब प्रोसेस में आता है, वेनेडियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन द कांटेक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एक मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस में जो यूज होता है वो क्या होता है, वेनेडियम ऑक्साइड यूज होता है, राइट। फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड इन द हैवर प्रोसेस टू मेक अमोनिया। अमोनिया को हैवर प्रोसेस से बनाने के लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है, फाइनली डिवाइड आयरन। ये क्या था, फाइनली डिवाइडेड आयरन, छोटा छोटा टुकड़े आयरन के, ठीक है। निकिल, अगला क्या है, निकिल इज यूज्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, अ प्रोसेस एड हाइड्रोजन टू मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन को ऐड करना मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजनेशन। जैसे मान लीजिए हम कहें C2H4 है और प्लस H2, तो क्या लेंगे हम, निकिल की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा C2H6। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनेशन हो गया, हाइड्रोजन एड हो गया, राइट। मेरी बात समझ गए होंगे शायद आप, बोलो। अच्छा, एक और है, इस चीज को भी थोड़ा समझना जरूरी है जिससे कि बहुत ज्यादा रटना ना पड़े। तो इसमें हाउ कैटलिस्ट वर्क, कैटलिस्ट वर्क कैसे करते हैं, तो एक प्रोसेस है, क्योंकि कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में सेल्फ क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वट क्या होता है, वो रिएक्शन को कराते हैं। अब कैसे कराते हैं वो देखो, थोड़ा सिस्टम है। व्हेन कैटालिस्ट इज इन सॉलिड फॉर्म, जब सॉलिड फॉर्म में होता है तो इट प्रोवाइड द सरफेस। मैंने कहा जैसे आपको अभी लास्ट में बताया C2H4 प्लस H2 और क्या हुआ, निकिल की प्रेजेंस में। अब ये निकिल क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड से सरफेस वेयर रिएक्टेंट्स कैन स्टिक। और ये रिएक्टेंट्स कौन है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, हाइड्रोजन और इथीन, ठीक है। ये क्या करेंगे, इन दोनों को ये सरफेस मिल जाएगी जहां पर ये रुक सकते हैं, जमा हो सकते हैं, स्टिक हो सकते हैं, राइट। फिर दिस स्टिकिंग अलाउज द रिएक्टेंट्स टू कम क्लोजर, और ये जब वहां बैठे हैं तो ये क्या करता है, पास में आने का, है ना। लोग डेट्स पे जाते हैं, डेट्स जानते हो, डेट्स पे जाते हैं आजकल के बच्चे, हीरो हीरोइन क्या करते हैं, वो कहानियां सुनी होंगी पेपर में कि वो डेट पे हैं। तो क्या, द प्लेस वेयर दे स्टिक, जहां पर रुकते हैं दोनों साथ साथ में, तो दे स्पेंड टाइम, और जब टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या होता है, उनमें और ज्यादा अट्रैक्शन होता है,
राइट ना। सेम इसमें क्या होता है, दैट इज द प्लेस प्रोवाइड कराता है जहां पर वो कम क्लोजर एंड रिएक्ट मोर इजिली, फिर बहुत इजिली रिएक्ट कर लेते हैं। द ट्रांजिशन मेटल्स यूज देयर 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द रिएक्टेंट्स। इसमें जो यूज करते हैं ट्रांजिशन मेटल, जैसे निकिल था, निकिल कौन सा अपना यूज करेगा, एक तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स को और 3d के इलेक्ट्रॉन्स को। और दिस बॉन्डिंग कैन वीकन द बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये क्या करती है, इसको ये बॉन्डिंग क्या कर देती है, कौन सी बॉन्डिंग की बात हुई, जो ये बॉन्डिंग हुई पहले से रिएक्टेंट्स में, तो ये क्या कर देती है, ये भाई आपको साथ साथ में क्या कर दिया इसने, जो एक्टिवेशन एनर्जी को है उसको लोअरिंग कर दिया। जैसे एक मुझे कोई बता रहा था कि एक व्यक्ति एक लड़के से शादी करना चाहता था, लड़की को पता चला, लड़का भी ठीक था, लड़की को भी पता चला, तो ठीक है। उसने पेरेंट्स ने क्या कर दिया, अब वो लड़के की डिमांड बहुत थी कि मैं इतने लाख रुपया लूंगा, इतने लूंगा, उतने लूंगा, तो पेरेंट्स ने, लड़की के पेरेंट्स ने उसको अलाउ कर दिया, उसका नंबर अरेंज कर लिया लड़की ने, और उनसे फ्रेंडशिप हो गई। तो क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी कि मैं इतने लाख रुपए शादी में लूंगा। वो आफ्टर दैट क्या हो गया, जब वो कम क्लोजर हुए, बातचीत होने लगी, जब बातचीत होने लगी तो क्या हो गया, वो रेट जो था वो कम हो गया, मिनिमाइज हो गया, दोनों में क्या हो गया, और क्या हो गया, फिर शादी हो गई भाई, बगैर दहेज की। पहले तो वो दहेज मांग रहा था। तो क्या हुआ, सेम टाइप से जब उनको टाइम मिला स्पेंड करने के लिए एक ही जगह, तो वो क्या होगा, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, वो कम हो गई। हम जस्ट लाइक समझ गए नहीं, बोलो एग्जाम्पल एक हियर आर गिवन कैटालिटिक रिएक्शंस। आयरन थर्ड, अच्छा कई जगह आयरन थर्ड लिखा होता है, कई जगह आयरन सेकंड लिखा होता है। इसमें क्या होता है, अगर आयरन से 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो वो आयरन थर्ड हो गया। इफ द आयरन लूज द 2 इलेक्ट्रॉन, तो आयरन सेकंड हो गया, ठीक है। आयरन थर्ड आयंस Fe3 positive can catalyze the reactions between ions and persulfuric ions. Here is how it works. यहाँ पर क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्या करता है, अब कुछ प्रोसेस है, ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले क्या करता है, नंबर 1 पॉइंट, Fe3 पॉजिटिव रिएक्ट विद आयोडीन। सबसे पहले Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की इसको नीडेड है, तो किससे रिएक्ट कर लेता, आयोडीन से रिएक्ट कर लिया। फिर कन्वर्टिंग Fe3 टू Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फॉर्मिंग आयोडीन आयन। मतलब क्या हुआ, मतलब कहने का ये है, यहाँ पर Fe था, Fe3 पॉजिटिव, राइट, और इसकी प्रेजेंस में I निगेटिव से रिएक्शन हो गई, I निगेटिव से रिएक्शन हो गई, तो क्या हो गया, ये I2 बन गया। इसने जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन था वो किसको दे दिया। आप कहोगे सर अभी भी समझ में बात नहीं आई, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, वो भी समझ में आएगी। हाँ जी, है, हाँ, इसको दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ। Fe3 पॉजिटिव था, ये Fe3 पॉजिटिव, राइट।
इसके बाद में क्या था, ये आई नेगेटिव था, एक आई, ये रिएक्शन हुई। इसने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रॉन जो आयोडीन के पास था वो Fe को दे दिया, तो किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। बात समझ रहे हो? और ये क्या बनेगा, प्लस हाफ I2। I2 रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाफ लिखोगे क्योंकि यहाँ एक मॉलिक्यूल लिया गया, राइट? समझ रहे हो बात को? नहीं तो ये इस टाइप से क्या करता है, आयोडीन बना ली। अब क्या करेगा, देन Fe2 पॉजिटिव रिएक्ट विद सल्फ्यूर पर सल्फेट आयंस। अब इसके बाद में जो I2 है, क्योंकि इसने I नेगेटिव को I2 में चेंज कर दिया, अब I2 रिएक्ट क्या किससे करेगा, पर सल्फेट आयन से। किससे, S2O8 2 नेगेटिव आयन से रिएक्शन कर लेगा I2। बोलो। और रिएक्शन करने के बाद कन्वर्टिंग बैक टू Fe3 पॉजिटिव एंड प्रोड्यूसिंग सल्फेट आयंस। कौन? वही पे आ रहे। देन Fe2 रिएक्ट्स विद पर सल्फ्यूरिक। ये कौन रिएक्ट करेगा, ये Fe2 रिएक्ट करेगा इससे, ठीक है ना? तो प्लस Fe2 पॉजिटिव हो गया नहीं हो गया? इसके बाद में क्या होगा, रिएक्ट्स विद पर सल्फेट आयंस कन्वर्टिंग बैक टू Fe3 पॉजिटिव। अब ये क्या हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव में, और किस में चेंज कर देगा, पर सल्फेट के लिए SO4 सल्फ्यूरिक में चेंज कर देगा, ये 2 बन जाएंगे। बोलो। I2 नहीं आएगा, हाँ चलो ठीक है, उस नहीं आएगा, लेकिन I2 का कुछ फंक्शन तो है नहीं स्पेशल, क्योंकि I नेगेटिव का फंक्शन केवल यही तक है ये, और बोथ आर द, ये क्या है, I फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें I नेगेटिव में, I2 फिर कन्वर्ट हो जाएगा I नेगेटिव में। तो दिस साइकिल allows the iron ions to keep catalyzing the reaction, making the process faster and more efficient। तो आयरन यहाँ पर क्या करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। मुझे समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाउ अ कैटालिस्ट वर्क, कैसे काम करता है। बोलो। अगला एक टॉपिक है इंडस्ट्रियल कंपाउंड। इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये कंपाउंड्स बनते हैं, एक तो उन कंपाउंड्स के बीच में, जैसे मान लीजिए ये है, दीज आर द एटम ऑफ एनी एलिमेंट्स, ये है, और एक ये है, एक एलिमेंट्स ये है, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास में है, और इसके मॉलिक्यूल्स का बहुत दूर दूर है, ये इनमें काफ़ी जगह है, इनमें जगह नहीं है, राइट। और ये कंपैरिजन में छोटे भी हैं, कैसे हैं, छोटे हैं। अब मुझे बताओ, ये एक हम यहाँ से निकाल लें, यहाँ पे आ सकता है नहीं, एक यहाँ से और निकाल लें, यहाँ पे आ सकता है नहीं आ सकता। तो वही यहाँ पे लिखा गया, द कैपेसिटी ऑफ इंट्रैपिंग स्मॉलर एटम्स, ये इंट्रैप कर रहा है अंदर की ओर, अपने अंदर किसको इंट्रैप कर रहा है, जो स्मॉलर एटम्स हैं उनको, इन देयर इंडस्ट्रियल साइट्स, ब्लैंक साइट,
इंटरस्टिशियल साइड्स क्या कहते हैं? जो साइड खाली जगह है, ये क्या कहलाएगी? इंटरस्टिशियल साइड कहलाएगी, राइट। ये जो स्पेस होगा, जैसे ये स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाएगा? इसका इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाएगा या इंटरस्टिशियल साइड कहलाएगी, ब्लैंक स्पेस है। तो इनमें ये क्रिस्टल लैटिस में किसी दूसरे छोटे एटम को अपने अंदर होल्ड कर लेना या इंट्रैपिंग कर लेना, फिर जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। समझ गए? तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में दो टाइप के एटम्स होते हैं। एक एटम्स वो होते हैं कि जो बहुत बड़े होते हैं और उनके इंटरस्टिशियल साइट उनमें अवेलेबल होती है। कहने का मतलब उनके क्रिस्टल लैटिस में जगह होती है, स्पेस होता है। तो वो जो क्रिस्टल लैटिस है उस स्पेस में आकर के छोटे वाले एटम आ जाते हैं, ठीक है। और इस टाइप से जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर केमिकली इनर्ट, हार्डर एंड डेंसर होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो रिएक्शन नहीं करते हैं। अब रिएक्शन नहीं करते हैं तो इनका यूज भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। ये ऐसी मेटल्स को बनाने में यूज किए, ऐसी चीजों को बनाने में जो बहुत ही हार्ड, जैसे आयरन से भी एक आपने सुना होगा, जैसे व्हील आते हैं ना, एलॉय व्हील। तो एलॉय व्हील का जो बाइक में जो चलन हुआ वो क्या है? एलॉय व्हील इज स्ट्रॉन्गर देन द, जो पहले स्टील का और वो जो आता था व्हील, उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो एलॉय से, एलॉय क्या है? अभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं? हार्डर हो गए, डेंसर हो गए, फिर जो जगह थी वो भी इनसे फिलअप हो गई तो डेंसर हो गए, डेंसर हो गए तो हार्डर हो गए। दूसरा कहता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड डिक्रीज इन मेलाबिलिटी। ये क्या होती है? दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ मेलाबिलिटी एंड डक्टिविटी ऑफ द मेटल। जैसे आप क्या बनाते हो? स्टील बनाते हो। स्टील क्या है? कहते नहीं भाई तुम्हारी तो बिल्कुल स्टील बॉडी है। स्टील बॉडी का मतलब स्टील इज स्ट्रॉन्गर देन किससे? आयरन से। जो आयरन मेटल है उससे कहीं स्ट्रॉन्गर है। अब स्टील बनती कैसे है? आयरन, EFE के जो क्या है, ये एटम्स हैं जो क्रिस्टल लैटिस है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? इतना छोटा कैसे हो गया? तो बड़ा कैसे होगा? है? कैसे होगा? हाँ, हाँ ऐसे होगा, ठीक है। अरे गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हो भाई। हाँ ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, सुनो। अब क्या हुआ कि इनके बीच में जो Fe के थे, अब कार्बन छोटा सा है, कार्बन कहाँ आ गया? ये क्या हो गया भाई? अब कार्बन कहाँ आ गया? कार्बन छोटा था तो वो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। कार्बन जब आ गया तो क्या हो गया? वो जो क्रिस्टल लैटिस था वो कैसा हो गया? हार्डर हो गया। और इसीलिए फिर इसका क्या हो जाता है? मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज ए कंपेयर टू प्योर मेटल से मेल्टिंग पॉइंट्स हायर हो जाता है।